नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत को हिरासत में ले लिया है। महाराष्ट्र के 1000 करोड़ से ज़्यादा के पात्रा चावल जमीन घोटाला मामले में ईडी की टीम संजय राउत से पूछताछ कर रही थी। ईडी ने करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद राउत को हिरासत में ले लिया है। टीम राउत को लेकर ईडी दफ्तर रवाना हो गई है। अब यहाँ ईडी संजय राउत से पूछताछ करेगी। ये रिपोर्ट देखते हैं। कहते हैं समय बदलता है, लेकिन इतनी जल्दी बदलता है ये तो पता नहीं था। बहरहाल आज संजय राउत का समय बदला है, वो भी अच्छा नहीं बल्कि बुरा। संजय राउत अपने बेबाक अंदाज और खुली जुबान के लिए हमेशा सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन आज उन्हीं की खुली जुबान उनके लिए गले की फांस बन गई है। कहानी बताते हैं, घबराएं नहीं। संजय राउत की लॉटरी नहीं लगी, बल्कि उन्हें कोठरी मिल गई है, वो भी ईडी की कोठरी, जिसमें जाने से मन घबराता है। दरअसल संजय राउत को ईडी ने आज हिरासत में ले लिया है। अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। ईडी दफ्तर पहुंचने के बाद संजय राउत ने मीडिया से भी बात की है और यहां उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, लेकिन वह झुकेंगे नहीं। जिस प्रकार से झूठी कार्रवाई, झूठे कागज, झूठे एविडेंस लोगों को मार मार कर पीट पीट कर बनाए जा रहे हैं, ये सिर्फ महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए, शिवसेना को कमजोर करने के लिए। लेकिन शिवसेना कमजोर नहीं होगी, महाराष्ट्र कमजोर नहीं होगा। दूसरी बात, संजय राउत झुकेगा नाही, ना पार्टी छोडेगा, ना शिवसेना छोडेगा। सर, एकंदरीत पाहायला गेलं तर शिंदे गटामध्ये जे गेलेले आहेत त्यांच्यावर कारवाई नाही झाली, मात्र तुमच्यावर झालेली। खुशी जताइए, संजय सिरसाट ने खुशी जताइए, क्या कहेंगे? नहीं, पेड़े वाटा। महाराष्ट्र कमजोर होतोय, पेड़े वाटा, पेड़े बरं का। महाराष्ट्रावर हल्ले होत आहेत, पेड़े वाटा। अरे बेशरम लोक आहेत तुम्ही, लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला। इससे पहले करीब 9 घंटे तक ईडी की टीम ने संजय राउत के घर छानबीन की। ईडी ने यह छापेमारी पात्रा चावल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की थी। रविवार यानी आज ईडी की टीम सुबह 7 बजे राउत के भांडुप स्थित घर पहुंची थी, जिसके बाद शाम 4 बजे करीब ईडी ने संजय राउत को हिरासत में ले लिया। यह खबर मीडिया में फैलने के बाद भारी संख्या में समर्थक संजय राउत के घर के बाहर जमा हो गए थे। उन्होंने ईडी की टीम का रास्ता रोक लिया था। संजय राउत को जब ईडी की टीम घर से लेकर निकली तो उन्होंने भगवा रंग का गमछा हवा में लहरा दिया। जो आज संजय राउत जी पे जो कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है ईडी ने बहुत देर कर दी। ये कार्रवाई तो मुझे लगता है कई महीनों पहले ही हो जानी चाहिए थी, पर जिस तरीके से ईडी जो इनको समन्स भेज रहे थे, इंक्वायरी के लिए लेटर्स इनके घर तक पहुंच रहे थे, उनका आंसर इन्होंने दिया नहीं। कभी कहा कि मैं पार्लियामेंट सेशन में हूँ करके मुझे आगे की तारीख दीजिए, कभी कहा मैं हॉस्पिटल से अभी डिस्चार्ज हुआ उसके बाद दीजिए, कभी कहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है उसके बाद मुझे तारीख दीजिए। तारीख वही मांगता है और स्पष्टीकरण वो नहीं दे पाता है जिन्होंने सच में भ्रष्टाचार किया है। पत्राचाल के रिलेटेड हो, अलीबाग का सब्जेक्ट हो और महाविकास आघाड़ी के एजेंट बन के ये संजय राउत जी काम कर रहे थे। और 25-30 कंपनियां ऐसी हैं जिसमें ये पार्टनर हैं और उनके साथ में मिलकर इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। तो मुझे लगता है कि आज इनके घर में इंक्वायरी हुई है और ये जो ट्वीट कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की जनता लड़ेगी, महाराष्ट्र की जनता लड़ेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमें यही सिखाया है कि अन्याय के विरुद्ध में लड़ना कैसे कहते हैं और कैसे करना चाहिए, उसके विरुद्ध में आज महाराष्ट्र की जनता ज़रूर लड़ेगी। और करप्शन जो करता है उसके विरुद्ध लड़ने वाली हमारी महाराष्ट्र की जनता है। मुझे लगता है हमारे महाराष्ट्र के और देश के अगर पैसों का दुरुपयोग कोई करता है तो उसके ऊपर सजा कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। और ये कार्रवाई के बाद संजय राउत जी को अरेस्ट भी होंगे, वो जेल के पीछे भी जाएंगे। अगर इतने ही चरित्रहीन हैं, आप चरित्रवान हैं, तो मुझे लगता है आप
इसके इंक्वायरी का सामना आपने पहले ही करना चाहिए था। बहरहाल अब भगवान ही जाने कि संजय राउत का क्या होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि संजय राउत के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे। अब आगे देखना होगा कि संजय राउत को ईडी गिरफ्तार कर जेल में रखती है या फिर उनसे पूछताछ अभी जारी रहेगी। स्पेशल डेस्क एएनबी न्यूज। संजय राउत की इसी गिरफ्तारी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 मेहमान इस समय मौजूद हैं। कुलदीप तिवारी शिवसेना से, शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी से, इंदुकांत दीक्षित राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपके पास आएंगे। ठंडक पड़ गई क्या? अरे ठंडक वाली बात तो आप करो मत। क्यों, अभी नहीं पड़ी क्या? अभी नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ी। अभी तो बुलावा है। मैं ये कहता हूँ कि 5,625 रुपए इन्वेस्ट करके किसी को साल भर में 14 लाख रुपए मिलेगा, तो वो वाली मशीन तो हमको भी चाहिए। हम भी 5-6 हजार रुपए खर्च करके और कमा सकते हैं। और मजेदार चीज समझो, अवनी कंस्ट्रक्शन में 3 लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। जो वर्षा जी हैं, इनकी पत्नी है, उन्होंने 5,624 रुपए पेमेंट किया और 14 लाख मिले। एक ने 13 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया, इनके जो भाई हैं प्रवीण जी की वाइफ, उनको 14 लाख मिले। और एक ने 10 लाख किए, उसको 28 लाख मिले। मतलब आप सोचो, 5,000 वाले को भी 14 लाख, 13 लाख वाले को भी 14 लाख और 10 लाख वाले को भी 14 लाख, 10 लाख वाले को 28 लाख। ये सब चीजें जब पकड़ी जा रही हैं, एक से एक तार मिलाए जा रहे हैं। इनकी एक कंपनी HDIL, उसके थ्रू प्रवीण जी की कंपनी में आया, प्रवीण राउत के कंपनी में 101 करोड़ रुपए। वो कहां से है? वो पैसा डाइवर्ट किया, माधुरी जी ने डाइवर्ट किया, प्रवीण जी की वाइफ ने, वर्षा जी के अकाउंट में। उससे दादर वाला फ्लैट खरीदा गया। तो बहुत सारी चीजें हैं, जांच हो रही है। इस पूरे में लगभग 1,000 करोड़ का घोटाला है, जो पात्रा चाल को बनाने में है। चेक होगा। और ये बिल्कुल क्या कहते हैं, हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। ना हमें डराना है, ना हमें झुकाना है। इनकी जो लैंग्वेज आप देख ही रहे थे, आज क्या बोल रहे थे, उस दिन भी क्या बोल रहे थे। मेरा ये कहना है, आप जवाब दे दो कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें से आप इस तरीके से एक जगह 5,000 रुपए डालोगे, साल के आखिरी में 14 लाख आ जाएंगे। ठीक है। कुलदीप तिवारी जी, ये ईडी का मतलब क्या एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस है क्या? फडणवीस से भी बढ़ के जो ईडी है आजकल भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही है। जिस तरीके से देखिए, संजय राउत जी 1 जुलाई को जो पूछताछ के लिए वहां उपस्थित हुए थे ईडी कार्यालय, और 10 घंटे उनसे पूछताछ भी की गई थी। उसके बाद में लोकसभा का सत्र चल रहा था, राष्ट्रपति चुनाव थे, इसको लेके संजय राउत जी ने समय मांगा और 7 अगस्त तक का टाइम मांगा। तो क्या दिक्कत थी 7 अगस्त तक के टाइम देने में? ठीक है। दूसरी बात, जो लोग भाजपा में चले जाते हैं तो भाजपा की वॉशिंग मशीन में जाके धुल जाते हैं। NIA की जांच चल रही एकनाथ शिंदे जी के ऊपर, यामिनी यादव जी के ऊपर, प्रताप सरनाइक जी के ऊपर। अब ये भाजपा के साथ चले गए। ऐसे 17 लोग हैं, लगभग 17 लोग हैं जो शिंदे उठ के हैं। अब ये भाजपा में चले गए, तो क्या इनके ऊपर ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 2019 के पहले, 19 के आसपास शरद पवार जी को नोटिस दिया गया था। एक बार नोटिस दिया गया, उसके बाद कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो ये भाजपा सिर्फ षड्यंत्र करती है। भाजपा में चले जाओ,
उस राज्य की सरकार गिरा दो। अभी झारखंड जहाँ पे भी भाजपा की सरकार नहीं है, विपक्षी दलों की सरकार है। झारखंड में अभी क्या चल रहा है आप देख रहे होंगे। अरे छोड़ो, आप अपना सुलझा लो। अपने आपके घर में आग लगी पड़ी है, झारखंड को छोड़ो महाराज, अपना सुलझा लो पहले। आपका क्या हो रहा है? हमारा तो सत्यमेव जयते, निश्चित है। ये जो भी सच होगा सामने आएगा। पूरा सहयोग कर रहे हैं संजय राउत जी पूछताछ में, आगे भी करेंगे। और हमारे लिए लीगल जो कानून है वो आगे हम करेंगे। ठीक है। इंदुकांत जी, ये वाक्य कैसा लग रहा होगा आप जब इसको महसूस कर रहे होंगे कि शिवसेना सरकार में है महाराष्ट्र में और संजय राउत ईडी की हिरासत में है? ये कैसा वाक्य है? इस वाक्य में कितने अतिशयोक्ति अलंकार छुपे हुए हैं कि इसको आप किस मतलब व्याकरण के किस उसमें लेंगे संज्ञा में कि शिवसेना सरकार में है और संजय राउत के यहाँ ईडी का छापा पड़ रहा है और हिरासत में भी अब ले लिए गए। हालांकि वकील ने मना किया है अभी कि गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो ये कैसे हो पा रहा है वर्तमान में? देखिए चंद्रशेखर जी, वास्तव में गिरफ्तारी नहीं, उनके वकील ने कहा है कि हिरासत में भी अभी नहीं लिया है, केवल दफ्तर में ले गए हैं पूछताछ के लिए। तो हिरासत में ले रहे हैं या गिरफ्तारी हो रही है, ये ईडी के प्रवक्ता जब बताएंगे तभी बात साफ होगी। अभी तो पूछताछ चल रही है और वर्तमान स्थिति वास्तविकता ये है कि चूंकि वो पूछताछ में आनाकानी कर रहे थे, जो आपने अभी दिखाया अपने प्रारंभिक बाइट्स में, तो वो नवनीत राणा जी ठीक कह रही थी कि भाई जिसके पास छिपाने के लिए कुछ ना हो तो वो क्यों इतना आनाकानी करेगा। फुल फ्लेजेड पॉलिटिक्स करने के लिए आपके पास पूरा समय है, लेकिन जब ईडी बुला लेता है तो राष्ट्रपति चुनाव आड़े आ जाता है। जब ईडी बुला लेता है तो संसद सत्र दिखने लगता है। संसद सत्र में इनकी उपस्थिति कितनी, उसका रिकॉर्ड अगर आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये कितना सीरियस है संसद सत्र के प्रति। संसद में जो बातचीत है, जो बहस है, उसमें इनका पार्टिसिपेशन का परसेंटेज देख लेंगे तो पता चलेगा ईडी के लिए इनको समय क्यों नहीं मिलता है। अब देखिए बड़ी बात क्या है चंद्रशेखर जी, आपने जो सवाल किया कि शिवसेना की सरकार है और संजय राउत जी ईडी के जो राजनीति नहीं जानता होगा इंदुकांत जी, वो तो कैसे महसूस करता होगा कि ये कैसे हो सकता है, शिवसेना की सरकार है और भाई संजय राउत हिरासत में है और ईडी उनको जांच करने पहुंच गई है। जो नहीं समझता होगा उसको तो क्या ही लगता होगा। सचमुच देखिए ये बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है। वास्तव में हमें ये लगता है ये थोड़ा सा शिवसेना के साथ अन्याय जैसा भी है, संयोग कह सकते हैं कि जिस समय शिवसेना का सबसे क्रूशल पीरियड है, अर्थात निर्वाचन आयोग में इनका मैटर है, कौन असली शिवसेना है वो डिसाइड होने का, संसद सत्र सामने चल रहा है जिसमें सारे मुद्दे उठने उठाने हैं और बिल्कुल बीच में इस समय संसद सत्र है। महाराष्ट्र में हर तरह की राजनीति अपनी चरम पर है। अब इन विकट परिस्थितियों में जो शिवसेना असली अपने को मानते उद्धव ठाकरे जी, उनके संजय, अर्थात अगर महाभारत के संजय से उनको सिमिली ड्रॉ करिए तो उनके पूरे हर युग दृष्टा जो हर चीज उनको सूचित करते हैं, और वो संजय तो केवल देखते थे और मूल बात बताते थे। ये संजय तो ऐसे हैं उद्धव जी के जो उनको आज इस ठिकाने पर लाके खड़ा करने में भी उनका बहुत योगदान है। नहीं तो यथार्थ स्थिति बताने वाले इंदुकांत जी, दरअसल इस समय स्थिति ऐसी है कि ये तय करना है कि पार्थ लेने हैं या सेना लेनी है, और संजय है नहीं। स्थिति ये है इस समय। तो अभी मुश्किल ये है शिवसेना के साथ कि संजय भी अब चले जाएंगे अगर उनको अरेस्ट कर लिया गया, और खुदा न खास्ता अगर ये ऐसा आरोप लगाते हैं। मैं जवाब लूंगा आपका इंदुकांत जी, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। तो सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। इंदुकांत जी, दरअसल
जब से बंगाल हुआ है तब से पार्थ का अर्थ भी बदल गया है, और जब से शिंदे ने सेना पे दावा ठोका है तब से सेना का मतलब भी बदल गया है। अब ऐसे में संजय है नहीं, तो उद्धव ठाकरे के लिए निर्णय लेना बड़ा मुश्किल है, सेना लें या पार्थ लें। तो अब संजय कैसे मार्गदर्शन करेंगे, कैसे युगदृष्टा बनेंगे शिवसेना के लिए? वो तो पहले खुद की उलझनें सुलझा लें, यही बहुत बड़ी बात है। देखिए, इस पूरी चीज में एक गीता का श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने पार्थ की भी चर्चा की, संजय की भी चर्चा की, तो बहुत प्रासंगिक श्लोक है जो संजय ने धृतराष्ट्र से कहा है, संवाद का श्लोक है, वो मैं आपके लिए, दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ। यत्र योगेश्वरो कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय भूतिः ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। ये संजय ने समझाया था धृतराष्ट्र को। जहां पे भगवान कृष्ण है, जहां पे अर्जुन जैसा धनुर्धर है, वहां की जीत सुनिश्चित है। अब आप देखें कि ये समझाने वाला जो था संजय, वो भी आपके हाथ से चला गया। आपके पास कृष्ण और अर्जुन पहले से नहीं है। आपके अर्जुन शिंदे थे, आपके अर्जुन तमाम बड़े नेता थे जिनको आपने किस तरह से बेरहमी से पार्टी से निकाल दिया। तो जो आपके कृष्ण थे वो है नहीं, जो आपके अर्जुन थे वो पहले चले गए। जितने आपके धनुर्धर, जितने योद्धा थे, आपने उनको धीरे धीरे अपनी पत्नी के गाइडेंस में सरकार चलाने के प्रयास में, एनसीपी के गाइडेंस में सरकार चलाने के प्रयास में, आदित्य ठाकरे को सब कुछ देने के प्रयास में सबको खत्म कर दिया। आप देखें, कभी नारायण राणे इनके हुआ करते थे, और तमाम बड़े नेता जितने भी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में हैं। और एक जो संजय बचे थे, जो ये बताने वाले थे यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, आज वो भी अगर चले जाएंगे और स्थिति इतनी विकट है, तो आप ये समझ लीजिए कि महाभारत में जो अंतिम चैप्टर लिखा जा रहा था, उस समय उस जगह पे आज शिवसेना है। तो न सेना हाथ बच रही है, ये 18 न दिन से संजय ज्यादा साथ है। 18 उद्धव जी क्या करेंगे? 18 दिन से ज्यादा चलेगा ये युद्ध। हाँ, देखिए, उससे भी 18 दिन उस समय का जो काल था, महाभारत काल का था, वो आज के हिसाब से एक लंबा समय था। जी जी जी, जो पौराणिक हिसाब से है, भारतीय परंपरा के हिसाब से। शुभेंदु जी, आप वर्तमान के पार्थ तो नहीं है, लेकिन पुराने पार्थ हैं आप। पार्थ को छोड़ दिया और संजय की सलाह थी कि छोड़ दो, और उसी संजय को आपने पकड़वा दिया। अब देखिए, और सेना जो थी, सेना जुटाई गई थी, जो महाविकास अघाड़ी नाम दिया गया था, उसको आपने तोड़ दिया और एकनाथ शिंदे को अपने साथ मिला लिया, उसको मुख्यमंत्री सेनापति बना दिया। अब ऐसे में तीर कमान आप छीनने पर उतारू हैं। संजय को आपने उलझा ही दिया है, उनकी खुद की चालों में उलझ गए हैं। तो क्या लगता है कि शिवसेना के पास अब स्वयं को बचाने के जो विकल्प हैं वो बहुत सीमित बचे हैं, और आपका काम लगातार इसी पर जारी है? मैं आपके तीनों प्रश्नों का जवाब दूंगा। पहला प्रश्न आपका ये था कि शिवसेना के रहते हुए संजय राउत जी गिरफ्तार किए जाते हैं, बुलाए जाते हैं। तो वो हमने पढ़ा था कभी, 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती हैं। तो वो पहले 3 बार खाती थी, अब 3 बेर खा रही हैं। समय समय पर आएगा। जैसा इंदु जी ने बताया कि संजय ने बहुत बताया था उसको, उनको, धृतराष्ट्र को, कि गलत कर रहे हो, पर आज का संजय गलत था। ये कलयुग का संजय है, इन्होंने सब उल्टा सीधा सिखाया उनको। अब धृतराष्ट्र तो धृतराष्ट्र है, सभी कालों में एक तरीके के रहेंगे, क्योंकि उनके पुत्र को बढ़ाना है उनको। सुन रहे ना तिवारी जी, सुन रहे ना आप? सत्संग मत सुनिए बैठ के,
जवाब देना है आपको। अपने ये धृतराष्ट्र बता रहे हैं उद्धव ठाकरे को, जवाब लूंगा आपसे, आऊंगा आपके पास, आऊंगा। सुन लीजिए एक बार शुभेंदु जी को। अपने बच्चों को आगे लाने के लिए इन्होंने सत्य को छोड़ दिया। जिस भाजपा के साथ इन्होंने इतने सालों तक, इनके पिताजी ने, इन्होंने खुद चुनाव भी लड़ा, और उसके बाद जब मौका आया तो संजय राउत जी के कहने पर विरोधियों के साथ मिल पड़े। तो हर्ष तो होना ही है, चाहे वो सतयुग हो या कलयुग हो, सत्य की ही विजय होती है। और इसमें देखो पार्थ भी आ गए बीच में। मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि जिस पर एक्शन होता वो कहता है कि केंद्र सरकार हमको गड़बड़ कर आपने रही तो है, पार्थ हमको को पकड़ ही रही उलझा है। दिया भाई, कैसी चालें चली पार्थ ने क्या है। कहा? ये तो विदुर नीति क्या और लाए थे? तमाम नीतियों से ऊपर हो गई। इधर पार्थ उलझे हुए हैं, पार्थ इधर ने- सेना उलझी हुई है। बताइए। नहीं, अभी नहीं, अभी तो और उलझेंगे। पार्थ ने आज का स्टेटमेंट क्या दिया कि ये मेरा पैसा ही नहीं है। सत्येंद्र जैन जी की याददाश्त चली गई कोरोना में, उनको मालूम ही नहीं है 200-250 करोड़ का घोटाला कैसे हो गया। अब मनीष सिसोदिया जी की याददाश्त जाने वाली है। भाई गड़बड़ करोगे तो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप कट्टर ईमानदार हो, डरोगे नहीं, झुकोगे नहीं। एक पात्रा चाल जहां पे 600-700 लोगों का घर बनाना था, बिना बनाए हुए आपने बिल्डरों को बेच दिया, और उसमें 100 करोड़ रुपए तो HDIL से प्रवीण जी की कंपनी में आ गए। तो ये सब चीजों की जांच हो रही है। डरने और झुकाने के लिए तो हम कोई काम ही नहीं कर रहे, ना मेरा काम है ये पार्टी का। ये तो ईडी जांच कर रही है। जवाब कुलदीप तिवारी जी को देना है, या संजय राउत जी को देना है, या उद्धव ठाकरे को देना है। ये तो आपका करिश्मा है। आप हाथ पीछे करके पत्थर फेंकते हैं तो भी निशाने पर जाके लगता है आगे। ये तो करिश्मा है साहब। अरे भाई जब निशाना ही इतना बड़ा हो जाए, ये तो कि हम करिश्मा है। जिधर भी पत्थर फेंकें, जिधर भी पत्थर फेंकें वो जाके छत्ते पे लगता है। ये करिश्मा है आपके भीतर, गजब का करिश्मा है। करिश्मा नहीं। अब आज वो हमको एक टीवी चैनल पे कह रहे थे TMC के नेता कि वो जो कांग्रेस के लोग पकड़े गए हैं वो भाजपा का पैसा है। पार्थ कह रहे हैं कि मेरा पैसा नहीं है, हम समय आने पे बता देंगे। तो अभिषेक बनर्जी जी से पूछा था मैंने कि भाई आपका पैसा। मैं कुलदीप जी आऊंगा आपके पास, एक सवाल पूछ लेता हूँ इंदुकान जी से। आ रहा हूँ मैं। अच्छा इंदुकान जी, गरीब आदमी सोचता होगा इतना पैसा पकड़ा गया है, इसका नहीं है, उसका नहीं है, किसका है पैसा, और हमको क्यों नहीं दे देते जब किसी का नहीं है तो, चाहे भले सजा दे दे। लेकिन गरीब आदमी सोचता होगा बहुत बेचारा, जिसका आदमी के पास पैसा नहीं है, कि इतना पैसा किसी का भी नहीं है। हम लोग मिडिल क्लास है, सपने में देखते हैं कि कहीं कि जो पत्रकार है वो सबसे गरीब बेचारा है। वो तो इतनी बड़ी बड़ी गड्डियों की फोटो खींचता है तो सोचता है कि कोई क्लेमेंट नहीं है, अरे हमारी सैलरी दे दी जाती तो वो दुखी हो जाता है। और ये मना कैसे कर देते हैं ये इंदुकान जी? ये भी बड़ा हुनर है, मना कर देते हैं 50 करोड़ हमारा नहीं है, 8 करोड़ हमारा नहीं है, 29 करोड़ हमारा नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं चंद्रशेखर जी, एक साथी हमारे ऐसे व्यंग्य में कह रहे थे कि 50 करोड़ लगभग 55 करोड़ पकड़ा जा चुका पार्थ जी के पास से, और वो कहते मेरा नहीं है। अगर इस 50 करोड़ में से 2-4-5 करोड़ हवाला वाले लोगों को और खिलाकर उसको इन्वेस्ट कर दिए होते कहीं जमीन में, मकान में, तो इतना कैश तो नहीं पकड़ा जाता है। अच्छा जमीन मकान इस सब, अरे दुकान बच गया। हाँ बच गया, तो वही मैं कह रहा था। अभी निकला कहाँ है, अभी तो मिला कहाँ है। चलिए मैं आऊँगा इंदुकान जी, आऊँगा आपके पास एक बार फिर। कुलदीप तिवारी जी कहिए। केवल ये बात कंप्लीट कर हाँ, जी। तो उन मित्र को हमने यही बात की जो शुभेंदु कह रहे हैं कि वो घोटाला भी लगभग 1100 करोड़ का है। उन्होंने ऐसा नहीं कि 50 करोड़ था और वो नहीं लगा, 950 करोड़ लगा लिए होंगे, 50 करोड़ का भी इंतजाम नहीं हो पाया तो पकड़ लिए गए। ये पैसा है। वहाँ तो भाई एक ही परिवार के 13 लोग नौकरी पे लग गए, 6ठी फेल लोग टीचर बन गए। चलिए आइए अपन तो शिवसेना पे चलते हैं। कुलदीप तिवारी जी भाई, क्या होगा शिवसेना का ये तो बताइए जरा, और संजय राउत का क्या होगा? और उद्धव ठाकरे कल कोल्हापुरी चप्पल बता रहे थे, आज संजय राउत गिरफ्तार। अभी हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, मैं भी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ,
वकील भी कह रहे हैं उनके अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। लेकिन शिवसेना के लिए और ठाकरे परिवार के लिए ये बड़ा असमंजस का समय है। शिवसेना के साथ में, ठाकरे परिवार के साथ में सभी शिवसैनिक हैं, लेकिन भाजपा के चरित्र के बारे में आप सुनिए। अर्जुन खेतकर जी हैं जो शिवसेना के लीडर है मुंबई में, उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बताया है कि मुझे ऊपर ईडी का बहुत ज्यादा दबाव है और मैं का नाम से मुझे मजबूरी में शिंदे को ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में जब से भाजपा सरकार आई है तब से लगभग 2600 केसेस ईडी के दर्ज किए गए हैं। उसमें जो कन्वेक्शन 2600 कहाँ पे? ये मुंबई में नहीं, टोटल। अच्छा, ठीक है। उसके बाद में जो इसका कन्वेक्शन रेट है 4.8 है। जो विपक्ष की आवाज बनना चाहता, क्योंकि संजय राउत जी विपक्ष का बहुत बड़ा चेहरा थे, उद्धव साहब के करीबी थे। कहाँ राज्यसभा चुनाव तो हार गए थे, हरवा दिया था चुनाव, तो कहाँ विपक्ष का बड़ा चेहरा थे? कौन हार गया विपक्ष? इसमें तो बीजेपी ने बाजी मार ली थी। संजय राउत जी तो जीते। संजय राउत ही जीते थे, महादिक को तो हरवा दिया था ना। संजय राउत जी लगातार भाजपा पे हमलावर थे, इसलिए कहीं ना कहीं भाजपा सरकार द्वारा उनको चुप कराने की कोशिश की जा रही है। और भाजपा चाह रही है कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो खत्म हो जाए, कोई भी विपक्ष उसके खिलाफ आवाज न उठा पाए। अच्छा, एक बात बताइए, जो ये एकनाथ शिंदे जी की टीम है, एकनाथ शिंदे के गश्त के जो लोग अंदर गए हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? क्या वो भाजपा में चले गए, वो वॉशिंग मशीन में धुल गए? क्या जो अजीत पवार जी के लिए सिंचाई घोटाला में जो जांच चल रही थी, जैसे ही उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के लिए 48 घंटे की सरकार बनाई, जैसे ही उनके पूरे केस वापस ले लिए गए। हार्दिक पटेल को ये लोग देशद्रोही बताते थे, जैसे भाजपा में चलेगा सारे केस वापस ले लिए गए। तो क्या ये भाजपा के लोग दूध के धुले हैं, या भाजपा के साथ में दूध के लोग हैं वो दूध के धुले हुए हैं? भाई, उनके साथ कार्रवाई कब होगी? या ये विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं? भाजपा सरकार के विपक्ष हमारे सामने रहे ना, हमारी जो मन मर्जी है हम वो करें, हमारी कोई विपक्ष की कोई आवाज ना उठाए, जनता की कोई आवाज ही ना बन पाए। लेकिन बहुत तीखे और बड़े कड़े बयान देते थे संजय राउत, शायद यही नागवार गुजरा हो बीजेपी को। देखिए, जो सच है, संजय राउत जी बाला साहब ठाकरे जी के करीबी रहे हैं, बाला साहब ठाकरे जी को उन्होंने अनुसरण किया है, तो जो सच है सच बोलने में वो कभी नहीं करता। ये गलती कैसे कर गए? पात्रा चाल घोटाले में इतना 1000 करोड़ से ज्यादा का वो बताया जा रहा है जो घोटाला, तो उसमें ये गलती कैसे कर गए कि 6000 रुपए देते हैं 14 लाख मिलते हैं? शुभेंदु शेखर अवस्थी बता रहे थे, आप सुन रहे होंगे। संजय राउत जी ने बोला कि मैं पात्रा चाल कभी गया नहीं, पात्रा चाल मैंने कभी देखा नहीं, वो जगह ही नहीं मैं गया। ठीक है, चलिए मैं आता हूँ। ये इंदुकान जी कैसे कर गए इतनी बड़ी गलती? बड़ी बड़ी बातें करते थे तो लगता था कि भाई अपने ऊपर तो ईमान पर कायम होंगे, पूरा तरह से ईमानदार होंगे, तभी इतनी पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल ऐसा निकला कि नीचे से ज़मीन ही बिल्कुल खाली निकली। देखिए चंद्रशेखर जी, शिवसेना के खिलाफ और विपक्ष के खिलाफ इतनी साजिश है, तो एक लाइटर मोड में कि कुलदीप जी आप क्या जैसे जवाब दे रहे थे, इनके यहाँ लाइट भी चली गई। तो ये कहीं ना कहीं तो बड़ी साजिश है। देखिए, जो संजय राउत जी हैं, वहाँ भी सरकार है ना, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है ना। अब कुलदीप तिवारी को भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कुलदीप तिवारी जी, ये आपके खिलाफ भी साजिश है क्या? नहीं, ये साजिश नहीं हो सकती, लेकिन हाँ ये है कि भाजपा की सरकार में बहुत कुछ हो रहा है। और ये इन्वर्टर में ई आता है ना, तो इसलिए उनने कहा कहीं ई के संग कोई और ऐसा डी ना आ जाए, इसलिए ये जी। इंदुकान जी, देखिए, संजय राउत जी या कोई भी, मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पे, अगर ईमानदारी की, चरित्र की राजनीति करता है तो वास्तव में उसको डरने की जरूरत नहीं। लेकिन ये बहुत ही गलत बात है, समाज में बहुत गलत संदेश जाता है कुलदीप जी, कि जब भ्रष्टाचार के आरोप में, वो भी भ्रष्टाचार जिसको देश के सर्वोच्च न्यायालय भी, जिसमें ईडी के खिलाफ सारे लोग गए थे, इंक्लूडिंग चिदम्बरम जी, जो देश के सुप्रीम कोर्ट के बड़े मानद वकील हैं, अपने देश के वित्त मंत्री रहे हैं, अगवा आतंकवाद शब्द के प्रणेता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बिल्कुल बेरुखी से वापस किया सबको, कि आर्थिक भ्रष्टाचार में कहीं कोई किसी को छूट नहीं दिया सकती। लेकिन मजाक ये बन गया है, और देश के सचमुच
जितने स्वतंत्रता सेनानी होंगे, क्रांतिवीर होंगे, अफसोस करते होंगे, इस तरह से हाथ उठा करके जब चोरी में, भ्रष्टाचार में कार्ति चिदम्बरम जेल जाते हैं, ईडी की गिरफ्त में जाते हैं, और आज लेटेस्ट संजय राउत जी जब उठा के पूछताछ के ले जाते हैं, तो ऐसा हाथ उठाते हैं जैसे आजादी की लड़ाई जीत कर जा रहे हैं, किसी बहुत बड़े क्रांतिकारी उसमें योजना में जा रहे हैं। अरे थोड़ी सी शर्म हया समाज में रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए तिवारी साहब? कम से कम ऐसे समय में जब आप पाक साफ होकर निकलिए, तब आप ये पोस्टरिंग करिए तो शोभा देगा। लेकिन आपको भ्रष्टाचार के मामले में जब बुलाया जाता है, जब उसमें आपकी गिरफ्तारी होती है, पटियाला हाउस में आपकी पेशी होती है, कार्ति चिदम्बरम को पेश किया जा रहा था, मैं देख रहा था, वो ऐसे विक्ट्री साइन दिखाते हैं। चिदम्बरम साहब को पहले जब गिरफ्तारी की बात चल रही थी, सीबीआई उनके पीछे घूम रही थी, तो इधर से उधर छिप रहे थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोशिश की जा रही थी। बाद में जब पकड़ लिया गया तो निकल नहीं रहे थे, और जब निकले तो विक्ट्री साइन दिखा रहे थे। ये क्या है मजाक? ऐसे में कोई विक्ट्री साइन दिखाएगा तो उसका मजाक बन जाएगा। और क्रांतिकारियों में, देशभक्तों में और भ्रष्ट लोगों में कहीं तो फर्क रखिए। और देखिए, संजय राउत जी तीखा बोलते थे, आज वो जब उनको उठा करके ईडी ले गई, क्या कहते हैं? महाराष्ट्र नहीं झुकेगा। अरे संजय राउत महाराष्ट्र हो गए। महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े योग्य लोग हुए, तिलक जी हुए, बाल गंगाधर तिलक हुए, शिवाजी महाराज हुए, अपने बाला साहब ठाकरे जी हुए। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस से जिस दिन बात करनी होगी, हम अपना समेट लेंगे पूरा बढ़िया बिस्तरा राजनीति से। आप उनके चरणबद्ध हो गए, और आप ऐसे विजय के साइन दिखा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। बताइए, उस महाराष्ट्र में अन्ना हजारे भी रहते हैं, उन्होंने कहा महाराष्ट्र नहीं झुकेगा। हाँ, अब महाराष्ट्र, आप भ्रष्टाचार में अंदर जाने की बारी चल रही है और कहते हैं महाराष्ट्र नहीं झुकेगा। आपको मतलब थोड़ी सी भी अगर लज्जा हो कि किस तरह से लोगों ने गालियां दी आपके गठबंधन सहयोगियों ने तमाम देशभक्तों के बारे में, सावरकर जी के बारे में, जिसकी नीति के लिए शिवसेना मतलब भाजपा से आगे रहती थी, और आप मौन रहे। टीपू सुल्तान की जयंती मनाने की बात चली, जो इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में, इतिहास में, तमाम तरह के मुगलों के खिलाफ लड़ाई में जो तमाम लोग थे, उसमें कितना सहायक था और हिंदुओं के दमन के लिए नोन है, और आप उसमें भी चुप रहे। और अब जब आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो आप विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। जनता के सामने जब जाना होगा तो क्या मुंह दिखाएंगे आप? और तो और देखिए, आप ये इस घोटाले का नाम त्रिपाठी तिवारी जी देखिए, चाल का घोटाला है। गरीब लोगों की बस्ती होती है, 672 यूनिट बनना था, 672 मकान बनने थे, और उसमें इस तरह का घपला करने के बाद विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। आप देखिए, पार्थ चटर्जी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो ममता बनर्जी से सीखिए। जैसे कैश नोट वगैरह दिखाई देने लगा, उन्होंने तुरंत दूरी बना ली, बाहर कर दिया, क्योंकि उसकी आंख सीधे उनकी छवि पे आती। ये अलग बात है, ये नोट की गड्डियां जब पकड़ी जा रही बड़ी बड़ी, तो जनता सब जानती है, सब समझती है। जो आपकी इतनी पाक छवि, साफ छवि थी, चप्पल में चलती थी, सादी साड़ी पहनती थी, बड़े प्रश्न उठते हैं कि इतनी गड्डियां रहते हुए आपके सहयोगियों के पास आप चप्पल में क्यों घूमती हैं? इसका जवाब जनता पूछेगी। वहाँ तो व्हील चेयर भी बहुत शर्मिंदा है। ममता बनर्जी ने व्हील चेयर का इस्तेमाल किया, फिर पार्थ चटर्जी व्हील चेयर पे हैं, अर्पिता मुखर्जी व्हील चेयर पे हैं। वहाँ तो व्हील चेयर भी शर्मिंदा है कि कैसे कैसे लोग लंगड़ा रहे हैं बैठ के हमारे ऊपर। शुभेंदु जी, एक बात और कर दो, 3 जो विधायक कांग्रेस के पकड़े गए, हावड़ा झारखंड के, उनके पास इतने बड़े कैश पकड़े गए। अब वो बीजेपी का शासन वाला राज्य नहीं है। नहीं, वो ये भी खबरें आ रही थी कि वो असम में किसी बड़े बीजेपी नेता से मिलके आ रहे थे। ठीक, अब आप ये देखिए कि हावड़ा में पकड़े गए, पुलिस को पूरी इंफॉर्मेशन थी, तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने पकड़ा, सरकार ने। अब कांग्रेस दिल्ली से लेकर झारखंड तक आरोप लगा रही है कि भाजपा की साजिश है। अरे भैया, आपके विधायक किस चीज के बने हैं? कल शिवसेना का जीती, हमारे विधायकों को जबरन उठा के ले गए, एक भी शिवसैनिक गए नहीं, एक भी विधायक गए नहीं, सरकार में है। कहाँ गए आपके दावे, संजय राउत जी के दावे कि यहाँ उतर नहीं? बाद में ये भी पुष्टि हुई इंदु कांत जी की आरपीएन सिंह दिल्ली में है, फिर ये कैसे हो गया, ये भी पुष्टि हुई।
सोचिए। और आपका देखिए कि आपकी सरकार यहाँ पे झारखंड में है, आपके बेचारे विधायक जाके कैश लेते हैं वेस्ट बंगाल में, पकड़ती है वेस्ट बंगाल की पुलिस। अगर कहीं कोई झारखंड या कोई भाजपा शासित प्रदेश होता तो आप तो आरोप लगाते, उनको जबरदस्त झूठे आरोप गड्डी डाल के पकड़ लिया गया है। आज उनको 12 दिन की हिरासत में भेज दिया गया रिमांड में। कल्पना करिए, अब कांग्रेस आरोप लगा रही कि भाजपा की साजिश है। हद हो गई। नहीं, ये तो साजिश तो बहुत पुरानी है, आरपीएन सिंह के टाइम की साजिश है, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही है। ये ऑपरेशन लोटस का बार बार नाम आता है, महाराष्ट्र में कामयाब हो गया ऑपरेशन लोटस शुभेंदु जी, और ये भी कहा जा रहा है कि झारखंड में भी चल रहा है, बंगाल में भी चल रहा है, जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ वहाँ पूरा प्रयास किया जा रहा है। दरअसल मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तो आपका व्यक्तिगत मामला है, आप जाने कब बताएंगे, लेकिन लोग जान लेंगे। क्या जब वो ऐसे बड़े कद्दावर राजनीतिज्ञ हैं वो गिरफ्तार होते हैं या वो इनका नाम आता है, वो बड़े तेवर से बोलते हैं, तब आपको ऐसा नहीं लगता कि राजनीति भी थोड़ी थोड़ी बेनकाब होती है? बेनकाब तो होती है और कई बार शर्म भी आती है कि हमको भी, जब लोग इस तरीके के राजनेताओं को देखते हैं तो लोग सोचते हैं आज शुभेंदु जी ने ये गाड़ी खरीदी है इनोवा, पता नहीं कौन पैसा दे गया होगा, खरीदी है क्या? और इंदु कांत जी ने अभी कहा एक बात कि दीदी साड़ी पहनती हैं, घिसी हुई चप्पल पहनती हैं, इतना पैसा होने के बावजूद भी। तो दिखाने के दांत और खाने के दांत और होते हैं। केजरीवाल जी हमारे ढीली पैंट, उनकी शर्ट साइज की शर्ट ही नहीं आती कभी, 2 इंच बड़ी पहनते हैं, घिसी हुई चप्पल सैंडल। बड़े बड़े लोग जब आते हैं वो सलामी लेने जाते हैं पुलिस की भी, तब भी सैंडल पहन के चले जाते हैं, जनता को दिखाने के लिए। ये सादगी से आप इतना जलते क्यों हैं? 1,44,00,000 की गाड़ी खरीद ली उन्होंने और कहते थे कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, वैगनार में चलेंगे। इसीलिए समस्या है, जो सरकारी चीजें हैं उसका उपयोग करो। लोगों की समस्या हल करने के लिए रफ्तार बढ़ानी पड़ती शुभेंदु जी। तो गाड़ियों किसने मना किया? आपके पास 21 इनोवा हैं, तो 1,44,00,000 की गाड़ी क्यों लेनी पड़ी? और फिर दूसरा समझ में नहीं आया, जो कहते थे कि घर नहीं लेंगे, उन्होंने 10,000 गज का घर भी ले लिया 6 फ्लैग रोड। ये दिल्ली का बड़ा दर्द है आपके दिल में। उसके ऊपर नहीं 21 करोड़ रुपए का रेनोवेशन का बिल आया। कई बार कई प्रवक्ताओं को जोड़ता हूं तो दिल्ली का दर्द एकदम टीस बन के उभरता है। कहीं भी घूम फिर के एक बार तो अरविंद केजरीवाल का नाम आ ही जाता है, एक बार तो आम आदमी पार्टी का नाम। बड़ा दर्द है। चंद्रशेखर जी मेरी बात सुनो। जी। हमने खुद उनके साथ अन्ना के आंदोलन में साथ में खड़े रहे और स्वराज की बात पे उस आंदोलन को लगातार 6 महीने तक साथ में रहे, सर्दी गर्मी बरसात। क्या यही स्वराज था वो? क्योंकि जब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई तो हम उस पार्टी से नहीं जुड़े जानबूझकर, क्योंकि हमारा महाराष्ट्र। मैं बार बार यही कह रहा हूं कि ये सब लोग दिखाने के लिए कुछ और हैं और खाने के लिए कुछ और है। आज जो संजय राउत जी झुकेगा नहीं, मैं पुष्पा हूं, आप गुवाहाटी से आइए चौपाटी पर बताएंगे, आपकी बॉडी आएगी, आत्मा वहीं रह जाएगी, पता नहीं क्या क्या बोला अभी पिछले 1 महीने में, आप सब लोगों ने सुना है। बुरा आपको ज्यादा मेरा ये कहना है, ये बड़े बोल, हमने तो केवल सुना, बुरा बड़े बोले हैं, बुरा तो लगता ही है, बड़े बोले लोग हैं। जितना प्रश्न पूछा जाएगा, आप जितना पूछोगे चंद्रशेखर जी उतना जवाब देंगे हम ज्यादा जवाब देंगे तो आप कहोगे कि ये प्रवक्ता क्या है। नहीं, आप जवाब जो देते हो वो कहाँ पता चलता है भाई। आप जो करते हो वो अलग होता है, जो बताते हो वो अलग होता है। ऐसा होना भी चाहिए। जो हम करते हैं वो कहते नहीं है, और जो कहते हैं वो करते तो हैं। दोनों केस में करते तो जरूर हैं, और जो कर देते हो वो विपक्षियों को बाद में समझ में आता है ये क्या कर दिया। नहीं, कुछ किया नहीं हमने। ये जांच तो पहले से ही होनी थी उनके ऊपर। चाल के अंदर कहते हैं मैं गया नहीं कभी, आज तक देखा नहीं कहीं। उनकी पत्नी पार्टनर है अवनी कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। उनके भाई की पत्नी भी है उसमें है, केलकर साहब की पत्नी भी, माधुरी भी उसमें है। ये सब क्या है?
जवाब दें। ऐसे ही सत्येंद्र जैन जी भी कह रहे हैं हमारी याददाश्त चली गई, बोल दिया उन्होंने। नहीं अब ठीक है भाई, अब बात मुझे साहब को पता याद है ही नहीं आ दिल्ली रहा। का तो दर्द है आपके दिल में, लेकिन बहुत दर्द है। कुलदीप तिवारी जी अब क्या करेंगे? शिंदे तीर कमान मांग रहे हैं, संजय राउत को ईडी ले गई, और वहां पे उद्धव ठाकरे कोल्हापुरी चप्पल दिखा रहे हैं राज्यपाल को। कैसे करेंगे ये सब? देखिए भाजपा, एक चीज बताएं, भाजपा के प्रवक्ता जी है शुभेंदु जी, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इनके भाजपा के नेता ही किरीट सोमैया जी भावना गवली के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते थे। नारायण राणे की ईडी के लिए जांच की, उन्होंने अनुशंसा की थी, कृपा शंकर जी के लिए ईडी की अनुशंसा की थी, भवन राव जी के लिए। इनके ऊपर क्यों नहीं जांच की जा रही? क्या ये भाजपा में शामिल हो गए? नारायण राणे भावना गवली तो इनके सारे दाग धुल गए क्या? ये विपक्ष का ही आवाज दबाने का क्यों काम कर रहे हैं? क्या भाजपा के साथ जो चला जाता है, यदि आज संजय राउत जी भाजपा के साथ चले जाएंगे तो क्या उनको भी मतलब नहीं, वो तो मना कर रहे हैं ना, मैं झुकूंगा नहीं, डरूंगा नहीं। वो वाला साहब ठाकरे जी के कट्टर शिवसैनिक हैं जो झुकेंगे नहीं। कट्टर शिवसैनिक तो नारायण राणे भी थे एक समय पे। नारायण राणे लोग लालची लोग हैं। संजय निरुपम भी कट्टर ही थे। ये लोग सत्ता के लिए लालची कई दिनों तक सामना संभालते रहे। एक नाथ शिंदे जी को सरकार चाहिए थे, सीएम पद की। बहुत सारे नाम है मेरे पास, बहुत सारे नाम है। कट्टर शिवसैनिक थे। कट्टर शिवसैनिक वो होता है जो किसी के सामने डरे ना, झुके ना, कितनी भी। और एक कट्टर शिवसैनिक और थे, एक कट्टर और शिवसैनिक थे जिनके कारण आजकल आप मुसीबत में हैं। उनको उस समय आनंद दिघे को सम्मान मिला होता तो ये मुसीबत होती नहीं, लेकिन उस समय तो शीर्ष नेतृत्व में शिवसेना के उन्होंने नकार दिया था। आज उन्हीं के शिष्य ने शिवसेना को नकार दिया है। देखिए, कट्टर शिवसैनिक वो होता है जो किसी भी परिस्थिति में सत्ता का लालच न करते हुए कठिन परिस्थिति में झुके ना, डरे ना और सामना करे। अरे भाई, ऐसा ही भाजपा ही होता है, ऐसा ही कांग्रेसी होता है, जैसे जो व्याख्या आप बता रहे हैं। इसमें नई व्याख्या क्या है? अच्छा, भाजपा का तो काम ईडी द्वारा डराने का काम किया जा रहा है। मैं अब पूछना चाह रहा हूँ, जब से मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ इस बात को, भाजपा के प्रवक्ता जी को भी जवाब देना चाहिए कि क्या भावना गवली वॉशिंग मशीन में चली गई तो क्या हुआ? मुकुल रॉय जी के ऊपर जांच चल रही थी ईडी की, वो गंभीरता से, शुभेंदु जी गंभीरता से जवाब दे दीजिए। कुलदीप तिवारी को लगना चाहिए कि हाँ भाई गंभीरता से भाजपा में आए और ईडी की जांच। सुन लीजिए। अभी इन्होंने किरीट सोमैया जी का नाम लिया, और किरीट सोमैया जी के साथ वर्षों तक हमने काम किया इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सेल में, सेबी और उससे जुड़े हुए विषयों पर। भाई, आपकी सरकार, शिवसेना की सरकार 2.5 साल से थी, एसीबी से जांच करा लेते, क्यों नहीं कराया आपने? भाई, आपके पास सरकार थी ना, पूरा पावर था, आपका चीफ मिनिस्टर थे, क्यों नहीं कराया? एक भी जगह पे एफआईआर करा देते। संजय राउत जी ने भाजपा के नेताओं की लिस्ट दी, जवाब सुन लो। जांच नहीं की गई। कुलदीप जी, पूरा प्रश्न का जवाब सुन लो, लिस्ट दी, फिर आप बोलना। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। कुलदीप तिवारी जी एक बार सुन लीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। सुन लीजिए, आप जवाब मांग रहे थे, मैंने जवाब दिया है। जी शुभेंदु जी। किरीट सोमैया जी के ऊपर लगाया आपने इल्जाम, और भी जिन लोगों के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि उस पर एक्शन नहीं हो रहा है, 2 तरीका है आपके पास। जब आपकी सरकार हो तो आप भी जांच कर सकते थे। दुनिया भर की स्टेट गवर्नमेंट के पास एंटी करप्शन बॉडीज हैं, उसके थ्रू एक्शन ले लेते, पर आपने नहीं लिया। दूसरी चीज, यदि इसके बावजूद भी अब सरकार नहीं है, अब क्या करोगे आप? तो आप जाके जितने लोगों के ऊपर करप्शन है, आप कोर्ट में जाके बोलो कि इन्होंने ये पैसा खाया, इन्होंने ये पैसा खाया, इन्होंने ये पैसा खाया, इनकी जांच होनी चाहिए। आज तक आपने वो भी नहीं किया। खाली चैनल पे बैठकर किसी पे कुछ बोलना ठीक नहीं लगता। अच्छा, आप ही बोल रहे हो, आज तक सामना में इतने लोगों का आपने किसी का जिक्र किया क्या कि किरीट सोमैया जी ने इतना पैसा खाया? सामना का कोई आर्टिकल ऐसा नहीं है जो मैंने छोड़ दिया हो। आपने कभी किसी कोर्ट में जाकर कहीं पर भी किसी ऑफिशियल, आप प्रवक्ता लोग तो कुछ भी बोलते हैं, परंतु किसी बड़े नेता ने, शिवसेना के लोगों ने किसी पर भी इल्जाम लगाया क्या? नहीं। खाली जस्टिफाई कर रहे हो आप लोग कि भाई हम पर ईडी कर रही है, उनके ऊपर कोई इल्जाम नहीं कर रही है। नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के ऊपर कोर्ट है, जाओ। परंतु नहीं,
खाली यहाँ पे चैनल पे आके आप अपने आप को जस्टिफाई मत करो। देखो कुलदीप जी, मेरे को आपके साथ बहुत सांत्वना है। होता क्या है ऐसे मौके पर, हंस रहे हो आप, कह रहे हैं सांत्वना क्या है, जवाब तो दोगे? उनको कह रहे हैं कि आप जान नहीं रहे मैं क्या ताकत जवाब खूब है दूं? अभी शिवसेना में, और शिवसेना कभी जिंदा है, जब बिल्कुल है, तोड़ नहीं पाएंगे आप। बिल्कुल जिंदा रहना चाहिए। मैं कहता हूँ जिंदा रहना चाहिए, वो भावना जिंदा रहना चाहिए। पर जिस दिन केजरीवाल ने कहा था कि हम भगत सिंह की औलाद है और तुम वीर सावरकर की औलाद हो, तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे को इसका अपोजिशन करना चाहिए था, नहीं किया। हमको शर्म आई इस बात को सुन के। क्या क्या करवाएंगे उनसे कट्टर आप? शिवसैनिक होते। राष्ट्रपति चुनाव में वोट ले लिया, क्या क्या करवाएंगे भाई आप? जबरदस्ती किसी से हर सब कुछ थोड़े करवा सकते हैं वो व्यक्ति जबरदस्ती। बोल रहा है भैया हम तो भगत सिंह की भी अब औलाद आपने है, यही वीर आरोप सावरकर लगा की भी दिया औलाद उद्धव है। ठाकरे पे, बयान क्यों नहीं दिया पलट के? तो क्या भाजपा वालों को भी तो जवाब दे सकते हैं? हाँ। भाजपा वालों ने क्या जवाब दिया अरविंद केजरीवाल जी को? अच्छी तरह का जवाब दिया, हर चैनल पे जवाब दिया, उल्टा टांग दिया। चलिए, अरे भाई घूम फिर के शुभेंदु जी मैं समझ रहा हूँ, ये है, ये सच है, लेकिन इस सच का भी सामना आप ही को वहाँ की लोकल राजनीति, ये आप ही को करना पड़ेगा इस सच का सामना। अच्छा, प्रताप सरनाईक के ऊपर जांच चलेगी अभी, ये बंद हो जाएगी? चलेगी। अब तो भाजपा में चलेगा। जिन लोगों ने भी कुलदीप जी, जिन लोगों ने भी कुछ भी गड़बड़ किया है उस पर जरूर चलेगी और चलनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बोलता हूँ, भाजपा का ही क्यों नहीं मिनिस्टर हो, लेकिन अभी सामने कोई नहीं आ रहा ना, लोगों में बड़ी, विपक्ष में बड़ी निराशा है। ईमानदार है, आप एक भी केस तो निकालो, 8 साल हो गया। विपक्ष में बड़ी निराशा है इस बात को लेके कि ईडी बीजेपी के लोगों को नहीं पकड़ती है। सब निकाल दिया था, आप कुछ तो निकालो कि यहाँ गड़बड़ किया है। निकालना चाहिए, ये करना चाहिए विपक्ष को काम। ये क्यों नहीं कर पा रहा है ये इंदुकान जी, विपक्ष क्यों नहीं कर पा रहा है ये काम? पक्ष में लड़ाई इतने चरम पर पहुंच गई है, लेकिन जवाब बिल्कुल निचले स्तर का दे रहा है विपक्ष, जवाब का वो स्तर है ही नहीं। होमवर्क करने की तैयारी नहीं है। आप मजाक देखिए कुलदीप जी, सारे लोग जब संसद में सस्पेंड किए गए हंगामा करने पर, तो वो गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठे और वहां पे बैठकर चिकन तंदूरी खा रहे थे। तो देखिए, अपना जो वास्तविक चरित्र है वो सामने आ जाता है। आप में देखिए लड़ने का मादा है और गांधी जी के सामने जाके बैठ रहे हैं, तो गांधी जी का थोड़ा तो सच्चरित्र अपना लीजिए। गांधी जी की प्रतिमा के नीचे बैठ कर रात को सो रहे हैं और चिकन तंदूरी खा रहे हैं। किसी ने जवाब दिया? थोड़ी सी हया शर्म रह गई हो तो जवाब देना चाहिए। और जब कम से कम आप ऐसे आंदोलन में बैठते हैं, तो जब मीडिया के कैमरे देखते हैं, हम लोग तो रोज ये देखते हैं तिवारी जी, तो आप आंदोलनकारी दिखने लगते हैं और कैमरा हटते ही ऑफ द रिकॉर्ड बात करने लगते हैं। इंदुकान जी, और उस समय जब बीजेपी ने राजनीतिक शैली को बहुत विस्तृत और व्यापक कर दिया है, कैसे रहना है, उसके बावजूद भी विपक्ष वही गलती करता है। और तो और जब बड़े मुद्दे छेड़े जाते हैं, देखिए राष्ट्रपति चुनाव का मामला चल रहा था और ये विपक्ष को एकजुट करने का इतना बड़ा अवसर था। उस समय माननीय राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे चले। ये जब सवाल पूछिए तो तमाम विपक्षी पार्टियां और ममता बनर्जी जो लेकर के आई थी विपक्ष के कैंडिडेट को, वो स्वयं शांत हो गई अंतिम मोमेंट में जब देखी कि हार रहा उनके कैंडिडेट को। और उन्होंने स्वयं राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता पे सवाल उठाया। आपके महाराष्ट्र में जाकर के शरद पवार जी के साथ बैठ करके मैंने कुछ कांग्रेस के नेताओं से पूछा कि आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं उनके कैंडिडेट को, तो सिर्फ इसलिए कि किसी तरह से मोदी को हरा दिया जाए। आप जब तक मुद्दों पे नहीं लड़ेंगे, जनता के साथ नहीं खड़े होंगे, शुभ चरित्र के साथ ईमानदारी से नहीं खड़े होंगे, सच चरित्रता को सामने नहीं रखेंगे, तो देखिए मोदी से लड़ना है अगर आपको, तो मोदी के चरित्र के टक्कर का नेता लेना पड़ेगा, उनके जैसा मेहनती आदमी लाना पड़ेगा। मोदी में आप 50 खामियां ढूंढ सकते हैं, लेकिन आर्थिक बेईमानी की चीज आप एक भी लांछन नहीं लगा पाए। हिंदुइज्म के लिए, देश के लिए उनका जो समर्पण है, उससे कोई सवाल नहीं लगा। आपके यहाँ जो विपक्ष के नेता है राहुल जी, जब स्टैंड ऑफ चल रहा था तो चाइना के दूतावास में चले गए। आप भी तो करिए भाजपाइयों को। और शिवसेना में
शिवसेना में आज जो स्थिति बन रही है कि हमको तो सच में अफसोस हो रहा है कि जिस तरह से भीष्म पितामह को अंत में श्री कृष्ण की सलाह पर बिल्कुल निरस्त्र कर करके शरसैया पे सुलाना पड़ा, वैसी स्थिति आपके उद्धव ठाकरे जी की हो रही है। जो अभी शुरू से चंद्रशेखर जी अपने डिबेट में कह रहे हैं कि उनका तीर कमान भी छीनने की बात चल रही है। देखिए संजय जी चले गए, तमाम लोगों को आपने निकाल दिया, और अभी आप कह रहे थे कि जिन नेताओं को हम हटा देते हैं उन पर कार्रवाई बंद हो जाती है। आप ये देखें, और राणे को आपने कह दिया, नारायण राणे को, अरे वो तो ऐसे ही थे। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ भी वो एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी है जी। अब आप ये देखें कि रामदास कदम को अभी निकाला 18 जुलाई को, वो 52 साल से आपके थे नेता। आनंद राव जी को हटाया, क्या गलती थी उनकी? सच कहने की गलती। देखिए, निंदक करिए राखिए आंगन कुटीर छवाए, और जब ये खत्म हो जाता है तो उसका अंत आ जाता है सामने। और अब अंतिम चीज बचा है आपका तीर कमान, और अगर महाभारत से सिमिली ड्रॉ करिए तो वो लिया जाएगा जब तो आप निरस्त्र हो जाए, निशस्त्र हो जाएंगे, और जब निशस्त्र हो जाएंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। बताइए कैसे लड़ेंगे कुलदीप तिवारी जी? न शस्त्र आपके हाथ में होगा, न शास्त्र आपके हाथ में होगा, बताइए फिर लड़ेंगे कैसे? देखिए, जो सैनिक है उद्धव जी के साथ में खड़ा हुआ है, जो पार्टी का कैडर है, आपने खुद ने अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले एकनाथ शिंदे जी की आपने सभा देखी होगी। उस सभा में गिने चुने लोग थे। मुख्यमंत्री की सभा में पुलिस वाले ज्यादा थे, पुलिस प्रशासन ज्यादा था, लेकिन वहाँ पे आम पब्लिक कम थी। ये उद्धव जी के लिए प्यार है लोगों का। तो बात रही तीर कमान की, तो अभी पहली बात तो अभी ये कोर्ट का निर्णय कल ही सुनवाई 1 अगस्त को, जब वहाँ पे वो 14 विधायक निष्कासन हो जाएगा, क्योंकि ये तो पार्टी का विप होता है। पार्टी अध्यक्ष अभी भी उद्धव ठाकरे जी हैं, तो उनका ही विप माना जाएगा। तो ये प्रोसेस तो अभी चलने वाली है, इतना आसान नहीं है कि तीर कमान छिन जाएगा। हाँ, तीर तो कमान। आपको लगता है कल जो उगने वाला सूरज है नए कल का, वो आपका होगा, ये उम्मीद है आपको? निश्चित तौर पर। शुभेंदु जी देखिए, उम्मीद बड़ी है, रखना चाहिए उम्मीद पे दुनिया कामिल। और सोचने पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी सोच सकता है। कोर्ट को डिसीजन लेना होगा, पर हमको बहुत कम लगता है कि कुछ होगा, और 14 लोग भी यदि डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, सरकार उसके बाद भी नहीं गिरेगी। लेकिन जहां सूरज तक तो उग तीर जाएगा, कमान का बात है, कितना अंधकार संजय राउत की किस्मत में लिखा है, ये कैसे तय होगा भाई? अभी 1-1.5 घंटे पता चल जाएगा कि वो रात को कोठरी में रहेंगे या घर वापस जाएंगे। इंदुकांत जी, आखिरी सवाल, समय समाप्त हो रहा है। क्या लगता है कि संजय राउत के गिरफ्तार होने से एक बड़ा नुकसान शिवसेना को हो रहा है इस समय? देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। आपको सामने दिखाई दे रहा है सर्वनाश, लेकिन अभी भी नहीं समझ में आ रहा है। संजय जी का अंदर जाना तय है, आज चले जाएं, दूसरे दिन चले जाएं, जाना तय है। और भ्रष्टाचार के मामलों में कहीं कोई कोताही नहीं होगी जांच में, ये समझ लीजिए जी। ठीक है, इंदुकांत दीक्षित जी, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, कुलदीप तिवारी जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल अब संजय राउत पूछताछ के किस दौर से गुजरेंगे, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी, और उनकी गिरफ्तारी से शिवसेना में उद्धव ठाकरे को कितना नुकसान होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएन वीडियो।